क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में लेक्चर नंबर 4 में आज हम काफी कुछ देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको जो है 4 लाइनें सुनाऊंगा जो मैंने खुद लिखी हैं आपके लिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो पास में वैलेंटाइन डे आने वाला है और बहुत सारे लोग जो है उसकी तैयारी में लगे होते हैं। भगवान जाने क्यों जो है, मतलब देखो, तैयारी में लगने का मतलब है कि अलग अलग उम्र के अकॉर्डिंग कैटेगरीज अलग अलग है, ठीक है। आप कॉलेज में हैं, आप जो है वो जो है सफिशिएंटली जो है वो अपने करियर में कुछ अचीव कर चुके हैं, तो ये सारे दिन मनाने में ऐसा होता है कि चलो ठीक है भाई, एक प्रकार से एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग होता है। लेकिन यदि आप स्कूल में हैं और आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ी सी समस्या हो सकती है भाई के, इसलिए मतलब मैं आपको 4 लाइनें सुनाऊंगा और ये दिमाग में रखिएगा, दिल में रखिएगा 4 लाइनें, ठीक है। मतलब मैं, आपको क्या लगता है कि मैं जो है डॉक्टर टीचर के अलावा मैं एक छोटा सा कवि भी हूं, छोटा मोटा कवि भी हूं, तो मेरी 4 लाइनें सुनिए जरूर, ठीक है। एक बात मुझे कहनी है, एक बात मुझे कहनी है, वो जो ख्वाब मैंने देखे हैं ना, वो जो ख्वाब मैंने देखे हैं ना, उन्हीं में कभी कभी तुम दिख जाते हो, उन्हीं में कभी कभी तुम दिख जाते हो। सबके लिए लागू है, उन्हीं में कभी कभी तुम दिख जाते हो। वो जो वादे हैं ना, वो जो वादे हैं ना, उन्हीं में तुम मिल जाते हो। वो जो वायदे हैं ना, उन्हीं में तुम मिल जाते हो। चलो अभी पढ़ते हैं, चलो अभी पढ़ते हैं, अपने भाग्य को बदलते हैं, सितारों को पाने के लिए जंग लड़ते हैं। चलो अभी पढ़ते हैं, अपने भाग्य को बदलते हैं, सितारों को पाने के लिए जंग लड़ते हैं, फिर बाद में मिलते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। आई बात कुछ समझ में? समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं। देखो, मैंने अभी लिखी थी आपके लिए, क्या लेक्चर के पहले पहले कि मैंने कहा कोई मैसेज तो देना पड़ेगा इनको के, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस बार हम अपने पढ़ते हैं, भाग्य को बनाते हैं अपने, ठीक है, सितारों को पाने के लिए लड़ते हैं हम, बाद में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। कुछ हासिल तो कर लें, कुछ जमीन तो पकड़ लें, समझ गए ना बात को। इसीलिए मतलब मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं बेटा कि वजूद को बनाइए, वजूद को बनाइए, चुंबक बनिए, ठीक है। वजूद को बनाइए, अस्तित्व को बनाइए, बगैर वजूद के टिक नहीं पाएंगे आप इस दुनिया में, ठीक है। मतलब बहुत ही, मतलब जो रियल वर्ल्ड है बहुत ही खराब है, वहां पे बहुत कंपटीशन है, तो इसलिए आपको अपने आप को तैयार करना है। तो ये जो उम्र है, यहां पर आपका वैलेंटाइन आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। एक बार वो मिल जाए तो बाकी चीजें तो इंतजार कर सकती है भाई, बाकी सब चीजें इंतजार कर सकती है। चलिए, तो लौट के आते हैं अब हम वापस से अपने मुद्दे पे। क्या तो देखो, अभी पिछली क्लास में हमने काफी कुछ देखा। हमने पिछली क्लास में बात किया था बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चन भी किए थे आपको लेवलिंग के लिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सही आंसर किए होंगे उसमें। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी हमने बक्कल कैविटी को अच्छे से समझा, हमने देखा कि क्या होता है बक्कल कैविटी के अंदर, टंग कैसी होती है, ठीक है, दांत कैसे होते हैं, फेरिंग्स का मतलब क्या है, ओरोफेरिंग्स क्या होता है, नेजोफेरिंग्स क्या होता है, लैरिंगोफेरिंग्स क्या होता है, एपिग्लॉटिस का क्या रोल होता है, क्या फिर वॉल्डर्स रिंग क्या होती है। तो बहुत सारी बातें हमने देखी। तो अभी हमने जो है वो ऊपर के इस हिस्से पर हमने बात फोकस किया कि यहां पे क्या क्या था उसको देखा हमने, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको कंटेंट को अच्छे से समझकर बेटा आगे बढ़ना है। यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी आप समझ लीजिए, आखिरी बार पढ़ रहे हैं आप, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मेडिकल कॉलेज में जाके आप इसको एडवांस करेंगे, आप सिर्फ इसको एडवांस करेंगे आप, ठीक है, ठीक।
तो हम समझ गए बात को कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग माउथ के बाद में से जो है वो ओपनिंग है, और वहां से बक्कल कैविटी शुरू हुआ। बक्कल कैविटी के बारे में देखा हमने, फेरिंक्स के बारे में देखा हमने, एक एक हिस्से को अच्छे से हमने यहां पर समझ के, और हम समझ गए कि फाइनली जो पूरा है। अब इसके बाद हमारी, अब किसको समझना है हमें, यानी बक्कल कैविटी के बाद हम बात करेंगे ईसोफेगस की बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने बात वहां पे छोड़ दी थी लास्ट में, हम जहां वॉल्डर रिंग की बात कर रहे थे, पैलेटाइल टॉन्सिल की बात कर रहे थे, हम एडेनॉइड्स की बात कर रहे थे, हम लिंगुअल टॉन्सिल की बात कर रहे थे हम के, तो हमने देखा था पूरा रिंग था टॉन्सिल का प्रेजेंट। और टॉन्सिल जो होते हैं ना, वो एक प्रकार से द्वारपाल के समान होते हैं, वो वॉचमैन के समान होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ऊपर। तभी तो जरा कोई इंफेक्शन हुआ गले में सॉर थ्रोट आता है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये सब बड़े कॉमन बीमारियां होती हैं। इनको हम लोग जो है डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं, URTI बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं हम, ठीक है ना, क्लियर। ठीक, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है इसमें कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ABC को पहचानिए, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं सॉफ्ट प्लेट का एक हैंगिंग पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ए वो क्या है, बी क्या है और सी क्या है, सही सही बताना है बेटा आपको, क्या, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी का इमेज नहीं है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर बताइए इसमें फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को बताइए कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ठीक है। और ये किस बॉडी पार्ट को, यानी कौन सा बॉडी पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से बॉडी पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताइए। और फर्स्ट सेकंड थर्ड की सही सही लेवलिंग कीजिए, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अभी हम आते हैं वापस लौट के टॉन्सिल्स पे। तो मैंने आपसे कहा था कि एक तो हो गए फेरेंजियल टॉन्सिल हो गए, दूसरे पैलेटाइल टॉन्सिल हो गए, तीसरे लिंगुअल टॉन्सिल हो गए बेटा के, ठीक है। तो हमने देखा फेरिंग्स के पास जो टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल कहां दिखाई पड़ रहे हैं हमें, देखो दिस इज द लोकेशन ऑफ द फेरेंजियल टॉन्सिल। डॉक्टर जब आपसे बोलता ना कि मुंह खोलो, अरे आपके मुंह खोलने पर, मेरी बात सुनिएगा, आपके मुंह खोलने पर डॉक्टर आपके पैलेटाइल टॉन्सिल जो है उनको आसानी से वो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर बोलता है मुंह खोलो, आवाज निकालो, तो आपकी यूला मूव करती है, तो वो फेरेंजियल टॉन्सिल देख पाते हैं, क्या, ठीक। फिर वो टंग डिप्रेसर लेता है और वो प्रेस करता है टंग को, ताकि आपके लिंगुअल टॉन्सिल देख सके। एक डॉक्टर जब आपके मुंह में एक वुडन स्पैचुला डालता है और टंग को प्रेस करता है, तो पर्पस होता है कि लिंगुअल टॉन्सिल को देख सके, आपके पैलेटाइल टॉन्सिल को और अच्छे से देख सके वो उठ के, और आपके फेरेंजियल टॉन्सिल देखने के लिए बोलता है मुंह से आवाज निकालो, तो आपके वो फेरेंजियल टॉन्सिल देख लेता है, ठीक है ना। कराया बचपन में चेक की नहीं कराया कभी आपने, ठीक है, कराया होगा ना। चलिए, ठीक, अब देखो यार के, अब हमने क्या देखा बेटा, हमने कहा था कि जब हम फूड को निगलते हैं तो लैरिंगोफैरिंक्स के थ्रू जो है वहां फूड कहां, ईसोफेगस के अंदर पहुंचता है, और वहां पर जो है उसके ठीक ऊपर जो है, जो ग्लॉटिस के ठीक ऊपर जो है एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है जिसे हम इपीग्लॉटिस बोलते हैं। भोजन को निगलते समय इपीग्लॉटिस को कवर करता है ताकि फूड जो है गलती से ट्रैकिया में ना पहुंच जाए, ठीक है, याद रखिएगा इसको, है ना, ठीक है। हम देख रहे कैसे देखा था ना एनिमेशन में के, तो मैं एक बार आपको रिकॉल कर, देखो ये जो हिस्सा बेटा नीचे आके ग्लॉटिस को बंद किया है ना, वो क्या है, वो है इपीग्लॉटिस है, उठ के कार्टिलेज से बना हुआ एक फ्लैप होता है। देखिए ध्यान से, ये आया ओरोफेरिंक्स से लैरिंगोफेरिंक्स में आया, यहां पे लैरिंग्स पास में होता है, इसलिए ये फेरिंक्स का लैरिंगोफेरिंक्स कहलाता है ये। और देखिए इसने, और कहां चला गया, ये ईसोफेगस के अंदर चला गया फूड, ठीक है, क्लियर। टॉन्सिल्स, एडेनॉइड टॉन्सिल, ठीक है, और एडेनॉइड टॉन्सिल जो होते हैं बेटा, दे आर नियर बाय, नहीं ये यूस्टेशन ट्यूब के आसपास होते हैं, तो कई बार ये बढ़ जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं, क्या, क्लियर, ठीक है ना। यूबुला यूस्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कंप्लीटली नहीं कर सकती है, लेकिन एडेनॉइड टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, तो एडेनॉइड बीमारी होती है, एडेनॉइड टॉन्सिल जो है बढ़ जाते हैं, तो बच्चे का चेहरा पतला पड़ जाता है। यानी डॉक्टर्स जो है चेहरा देख के बता देगा कि इसको एडेनॉइड्स के बड़े हुए हैं, क्योंकि इसका चेहरा पतला पड़ गया। अब उसके पीछे क्या कारण है, ये थोड़ा मेडिकल साइंस में जाना पड़ेगा इसके लिए, पर अभी हम बात खत्म करते हैं। अभी इतना समझते हैं कि एडेनॉइड टॉन्सिल का बढ़ना भी एक समस्या होती है, ठीक है, ठीक। तो टॉन्सिल्स, फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, तो पूरा एक रिंग के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। और क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसे बोलते हैं हम वॉल्डेयर रिंग बोलते हैं, इसे वॉल्डेयर रिंग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो बताओ मुझे, फोरामेन सीकम कहां देखने मिलता है आपको, बताओ फोरामेन सीकम
कहां देखने मिलता है? वेयर इज, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फोरामेन सिकम? फोरामेन सिकम की लोकेशन क्या होती, कहां देखने मिलता है, बताइएगा। ठीक है, ठीक। तो पिछली क्लास में हमने जो है वो वॉल्डर रिंग्स के बारे में बात किया था, हमने क्लियर देख चुके हैं। अब देखिए, जब टॉन्सिल होते हैं बेटा तो क्या होता है, देखो पहली कंडीशन में नॉर्मल टॉन्सिल, आपको नॉर्मल टॉन्सिल दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हो कि टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, आप देख रहे हो इसमें संक्रमण जो है वो हो चुका है, इन्फ्लेमेशन इसमें हो चुका है। ठीक है ना? आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो हो चुका है, सूज गए के यानी कभी भी। और आप देखेंगे कि ये जो सूजे हुए टॉन्सिल होते हैं ना, ये आपको रेडिश दिखाई पड़ेंगे क्योंकि इनमें इन्फ्लेमेशन हो चुका होता है। कई बार इनमें पस फॉर्मेशन, पस नोड्यूल भी दिखाई पड़ते हैं जब जो है वो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होती है। ठीक है, एडवांस टॉन्सिलाइटिस होती है तब जो उसमें पस फॉर्मेशन भी दिखाई पड़ता है। देखिए ध्यान से, ठीक है, ये टॉन्सिल है। जनरली जो है वो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट में आपको ये देखने मिलेगा। जनरली क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में टॉन्सिल रेड और इन्फ्लेम्ड आते हैं, और क्रोनिक में इनमें अक्सर आपको पस फॉर्मेशन देखने मिलता है। कई लोगों को बार बार टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर टॉन्सिल्स को जो है वो रिमूव कर देते हैं। टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं। एक मामूली सी सर्जरी होती है, डॉक्टर जो है वो उसको तोड़ के बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते। प्रॉपर तरीका होता है उसे निकालने का। आपको बता दूं मैं कि टॉन्सिलाइटिस जो है वो ये मैं जब एमबीबीएस फाइनल ईयर में था और मेरा सर्जरी का एग्जाम था, तो सर्जरी का जो प्रैक्टिकल था उसमें जो है वो एक शॉर्ट केस जो होता है, एक मेजर केस आता है, एक शॉर्ट केस आता है। एग्जाम में मेडिकल के जो एग्जाम होते हैं बहुत टफ होते हैं एमबीबीएस के दौरान। ठीक है, उस जमाने में हम लोग खूब पढ़ा करते थे क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थे। ठीक है, तो उस जमाने में हम लोग यूट्यूबर नहीं हुआ करते थे, तो हम खूब पढ़ा करते थे। तो हमने मेजर केस और माइनर केस जो है कई सारे तैयार किए थे। ठीक है, हर्निया का ऑपरेशन, ये वो सब तैयार करना पड़ता है आपको, पूरा प्रोसीजर बताना पड़ता है आपको, डॉक्टर को के सर्जन। और वो जो आपका वाइवा ले रहा होता है ना, वो बहुत बड़े लेवल का सर्जन होता है वो। और उस समय हमारे जो एक्सटर्नल जो आए थे वाइवा लेने, वो एम्स से आए होते, एम्स दिल्ली से आए हुए थे वो। तो मेरा जो केस था वो था टॉन्सिलेक्टोमी का केस आया, मिला शॉर्ट केस मेरे को के। और उन्होंने जो उसकी बाल की खाल निकाली, उन्होंने एक एक करके जो पूछना शुरू किया, उन्होंने के 15-20 मिनट तक जो है टॉन्सिलेक्टोमी किया, जब तक कि मेरे पास उत्तर सॉरी सर नहीं हुआ ना, तब तक पूछते चले गए वो। अरे वो इतने सीनियर डॉक्टर भाई, इतने बड़े सर्जन, आप आपसे पूछेंगे, पूछते रहेंगे तो कहीं तो रुकना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो एमबीबीएस के बारे में एक राज की बात यह है, वहां पर प्रोफेसर आपको पास कर देता है, इसलिए आप पास होते हैं। यदि वो सोच लेना कि आपको पास नहीं करना है तो पूरी 7 पीढ़ियां मिलकर भी एमबीबीएस की पढ़ाई करें तो पास नहीं कर सकते पेपर को, क्योंकि वो तो इतना वास्ट फील्ड है भाई। मेडिसिन का प्रोफेसर, 25 साल की प्रैक्टिस, तमाम केस देखा हुआ है, आपके पास आ गया, आप एमबीबीएस फाइनल ईयर में मेडिसिन पढ़े हुए हैं, वो एक किताब पढ़ी आपने 6 महीना साल भर, और अब आप उससे क्या बहस कर लेंगे? वो जब चाहेगा तब आपको 0 घोषित कर देगा वो। तो इसलिए मेडिकल कॉलेज में बहुत जो है वो प्रोफेसर्स का बड़ा जलवा होता है भाई। के खैर, अभी अपने मुद्दे पे लौट के आते हैं कि हम देख रहे हैं टॉन्सिल्स, तो ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस को बतला रहा है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि पस फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। जनरली जो है वो ये टॉन्सिल जो है वो पैलेटाइन टॉन्सिल अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। फिर एडेनॉइड की हाइपरट्रॉफी होने पे क्या होता है, कई बार यूस्टेशियन ट्यूब को ये ब्लॉक कर देते हैं। एडेनॉइड जो है वो ऐसे टॉन्सिल होते हैं जिनका साइज बढ़ जाता है, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब को ये ब्लॉक कर देते हैं। दे कैन ब्लॉक दी यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है ना, जिससे कि जो है वो आपके जो ईयर है उसमें प्रेशर को मेंटेन करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसोफेगस पे। टॉन्सिल की बात खत्म हुई, कहानी खत्म टॉन्सिल की। और अभी हमने क्या किया, अभी हमने देखो टॉन्सिल की बात हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये बक्कल कैविटी का हिस्सा था। अब हम कहां एंटर कर गए, हम बक्कल कैविटी छोड़ के, यानी हम भोजन का निवाला खाने का वो का जो हम खाते हैं ना, जो मुंह में लेते हैं हम उसे बोलस बोलते हैं। के जो फूड आप मुंह के अंदर, तो उसे हम बोलस बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, जब फूड को निगलते हैं उसे डिग्लूटेशन बोलते हैं उसे हम, है ना बेटा? ठीक है, तो बक्कल कैविटी से कहां एंटर कर गए अब आप, इसोफेगस में। के इसोफेगस क्या है, एक लंबी ट्यूब है। देखो डायग्राम बनाते हैं हम छोटा सा। हमने कहा ये बक्कल कैविटी, माउथ हो गया, बक्कल कैविटी, देन द इसोफेगस। और इसोफेगस कहां कनेक्ट करता है, ये स्टमक से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये स्टमक हो गया। आप देख रहे हो एक कर्वेचर सा बना हुआ है, एक कर्वेचर बना हुआ है, और फिर वो किससे कनेक्ट कर रहा है, वो कर्वेचर बनके वो कनेक्ट कर रहा है, स्टमक से कनेक्ट कर रहा है। ये जो कर्वेचर बना है ना, ये जो कर्व बना है, ये भी इंपॉर्टेंट कर्व है, क्योंकि कारण ये इसलिए बना होता है
कि ताकि स्टमक से कोई भी सीक्रेशन सीधा ईसोफेगस में ना पहुंच जाए। फिर यहां पर स्फिंक्टर लगा होता है, याद है ना, गैस्ट्रो ईसोफेजल स्फिंक्टर पढ़ा था हमने, है ना। चलिए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबा होता है लगभग। नैरो मस्कुलर स्टेट ट्यूब, एक ट्यूब होती है उसमें मसल्स होती हैं, सक्रिय ट्यूब होती है, 25 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो लंबी होती है। और याद रखिए कि इसमें ईसोफेगस जो है वो सीधा पाइप नहीं है, कॉलेप्स होता है। जब फूड निगलते हो तो पेरिस्टाल्सिस होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, पेरिस्टाल्सिस मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो फूड को आगे बढ़ाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो फूड को आगे बढ़ाते हैं उन्हें हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है ना। ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है, जो इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो एपिथेलियम होती है, वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है, जिसमें कि म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। कहां से क्वेश्चन है ये, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, वहां से क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट रन्स डाउनवर्ड थ्रू द नेक बिहाइंड द ट्रेकिया, ट्रेकिया के पीछे कहां होता है ये, याद है, ईसोफेगस यानी ट्रेकिया आगे होता है, ईसोफेगस पीछे होता है, ठीक है बेटा। ये नेक वाले हिस्से से निकलता है, ट्रेकिया आगे होता है और ईसोफेगस पीछे होता है, ठीक है। देन इट रन्स थ्रू द थोरैक्स बिहाइंड द हार्ट, ये थोरैक्स में जाता है, हार्ट, क्योंकि कहां पहुंचना है इसको पहुंचना है स्टमक तक। अब स्टमक को ऐसा होता है नहीं कि यहां स्टमक है, यहां स्टमक है, भाई पूरा थोरैक्स क्रॉस होकर स्टमक कहां पे, स्टमक होता है एब्डोमेन में, स्टमक कहां है, एब्डोमेन में, के यानी आपका जो स्टमक है, राइट हैंड साइड क्या है, लीवर है, लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्या है, यहां पर स्टमक है, के तो क्या हुआ, ये ऐसा पूरा थोरैक्स क्रॉस करता हुआ आएगा एब्डोमेन तक के, तो हार्ट के पीछे से आता है एंड पासेस थ्रू डायफ्राम इनटू द एब्डोमेन, डायफ्राम से होता हुआ ये एब्डोमेन में पहुंचता है के, एंड इट शार्पली बेंड टू ओपन इनटू स्टमक, देखो शार्पली बेंड ओपन टू स्टमक के, याद रखिए स्टमक का वो हिस्सा, ध्यान से समझिए, स्टमक का वो हिस्सा, हमारे आमाशय का स्टमक का वो हिस्सा जो ईसोफेगस को रिसीव करता है के, वो हार्ट के पास में होता है, हार्ट के पास में होता है वो हार्ट, देखो उसके ऊपर हार्ट है, यानी डायफ्राम है, ऊपर हार्ट दिखाई पड़ रहा है, तो वो पोजीशन वाइज देखोगे ना आप इसको, तो ऐसा लगेगा कि वो हिस्सा जो है वो हार्ट, उसके ठीक ऊपर हार्ट प्रेजेंट, ठीक उसके ऊपर हार्ट प्रेजेंट है, इसलिए उसको कार्डियक पोर्शन बोलते हैं, कार्डियक पोर्शन बोलते हैं उसको। कार्डियक का मतलब हार्ट नहीं है, इसके स्टमक में हार्ट है, भाई स्टमक का वो हिस्सा जो हार्ट के सबसे पास होता है उसे हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं। हालांकि हार्ट एब्डोमेन में है और जो हार्ट जो है वो थोरैक्स में है और स्टमक कहां है, वो एब्डोमेन में होता है, ठीक है। दिस शार्प बेंड is a device to check backflow of stomach content into the esophagus, मैंने बताया ना बेटा, ये शार्प बेंड से फायदा ये होता है कि स्टमक से डायरेक्टली बैकफ्लो जो है ईसोफेगस में नहीं हो सकता है, और इसके अलावा यहां पर स्फिंक्टर भी पाया जाता है, इसके अलावा यहां पर स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजल स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आप ईसोफेगस को जरा ध्यान से देखिए आप, ठीक है, देख रहे हैं आप ये एनिमेशन ईसोफेगस के मूवमेंट्स को बतला रहा है, देखिए निगला आपने इसको, और ये हो रहा है पेरिस्टाल्सिस के, सीधा नीचे नहीं गिर गया, ये बोलस है, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, इसमें क्या क्या है बेटा, फूड और सलाइवा इसमें मिक्स है, सलाइवा में म्यूसिन है जो चिकनाहट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए मूव करने में आसानी होती है। फिर ईसोफेगस के अंदर जो एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, उसमें भी म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, वो भी सिक्रेशन वहां पर बनाए रखती है, इसलिए फूड जो है वो फंसता नहीं है, वो मूव करता है। कहते हैं कि भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि कारण ये कि जब जितना आप चबाएंगे उतना उसमें सलाइवा मिक्स होगा, उतना निगलने में उसको आसानी होगी। देखिए कहां पहुंच, देखो है ना, निकला ट्रेकिया के पीछे प्रेजेंट है, हार्ट के पीछे से होता हुआ कहां पहुंचा, फाइनली ये एब्डोमेन में पहुंचेगा, ठीक, देखिए है ना। ईसोफेगस, ये ईसोफेगस के अंदर हम वोलस के मूवमेंट को देख रहे हैं, क्या देखिए यहां पहुंचा, और यहां पे देखो बैंड है, पूरा बैंड है, स्टमक को ध्यान से देखिएगा बेटा के, थोड़ा सा बैंड है ये हिस्सा, और इसलिए है ताकि बैकफ्लो स्टमक से जो है वो स्टमक से बैकफ्लो ईसोफेगस में ना हो सके। देखो स्फिंक्टर भी दिखाई पड़ रहा है वहां पे हमको, है ना बेटा, ठीक है, क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड कीप इट्स कैविटी ऑलमोस्ट क्लोज एक्सेप्ट ड्यूरिंग द स्वॉलिंग ऑफ फूड के, जब भोजन को आप निगलते हो तभी ईसोफेगस के का ल्यूमेन ओपन होता है, अदरवाइज जो मसल्स होते हैं वो उसे कॉन्टेक्ट रखते हैं के, ताकि हवा अंदर ना जाए, स्टमक के अंदर हवा ना जाए या ट्यूब के अंदर हवा ना जाए, ठीक है, तभी तो फूड अंदर आता है, तो पेरिस्टाल्सिस होता है, यानी पीछे से मसल्स कॉन्टेक्ट करते हैं, उसे धकाते हैं और बोलस आगे बढ़ता है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट प्रिवेंट एयर एंट्री, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि जो ईसोफेगस है उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं जो कैविटी को ऑलमोस्ट क्लोज रखते हैं, जब आप फूड को निगलते हो तभी वहां पर मूवमेंट दिखा है, तभी फूड को वहां से पास किया जाता है, ठीक है। द ईसोफेगस सर्व्स टू कन्वे द फूड बाय पेरिस्टाल्सिस फ्रॉम फारिंक्स टू द स्टमक, के ईसोफेगस
पेरिस्टालसिस करता है और फेरिंक्स से फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। अब पेरिस्टालसिस वर्ड कई बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए हमको के इट इज अ सीरीज ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखिए सीरीज ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। एलिमेंट्री कैनाल में ध्यान से बात सुन के, पेरिस्टालसिस जो होता है वो एक तरंग के समान होता है। पेरिस्टालसिस इज लाइक ए वेव, ये एक वेव जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तरंग के समान होता है। ये बाकायदा ऐसे 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 मूव करता हुआ ये आगे बढ़ेगा के, ये एक प्रकार से जो तरंग आगे बढ़ती है ना, वेव आगे बढ़ती है, तो वेव फॉर्मेट में जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सीरीज में होता है एक के बाद में, कि जैसे पहले यहां हुआ कॉन्ट्रैक्शन फिर आगे होगा तो फूड को धकाते हुए वो आगे ले जाएगा, कि इसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस कहते हैं। ठीक है, ए मस्कुलर स्फिंक्टर जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजल स्फिंक्टर जो है वो पाया जाता है कहां पर, इसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है, जो कि एक प्रकार से जो है मैंने कहा ना बेटा, स्फिंक्टर आर नॉट वॉल्व, वॉल्व में हर कंडीशन में एक दिशा में ही मूवमेंट होगा, स्फिंक्टर में जो है मूवमेंट दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन वो होता है कि मोस्टली वो, इसीलिए तो यदि स्फिंक्टर ना हो के यहां पे एक्सक्लूसिव वॉल्व होता ना तो स्टमक बैकफ्लो नहीं कर पाता कभी। लेकिन मैंने कहा ना आपसे रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होती है ना के, तो स्फिंक्टर जो है दे आर आल्सो सिमिलर टू दी वॉल्व बट दे आर नॉट ट्रू वॉल्व, ये ट्रू वॉल्व नहीं होते इनके, तो स्फिंक्टर यहां पर प्रेजेंट है, उसे गैस्ट्रोइसोफेजल स्फिंक्टर बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक, देखिए आप देख रहे हैं इसमें, इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये बता रहा है कि कैसे पेरिस्टालसिस होती है, कि भोजन का निवाला जिसको बोलस कहा, जिसमें सलाइवा मिक्स है, वो वहां पहुंचा, तो आप देखिए पीछे से जो है इसोफेगस है, पीछे की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, आगे वाली रिलैक्स हो रही है, इसलिए फूड का निवाला आगे बढ़ जाता है के, और ऐसा लगातार सीरीज में चल रहा होता है कि यहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आगे रिलैक्सेशन हुआ, तो फूड भोजन का निवाला आगे बढ़ जाता है, और ये शो करता है किसको, पेरिस्टालसिस को ये शो करता है। ठीक है, पेरिस्टालसिस को ये शो करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस एनिमेशन में हमें और क्लियर हो जाएगा कि पेरिस्टालसिस होता कैसे है। दिस शोज दी पेरिस्टालसिस, ठीक है ना, आ रही बस इनके, तो ये तरंग के समान के, एक वेव के समान कॉन्ट्रैक्शन का पूरा वेव होता है बेटा, और ये जो है इसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर, देखिए आप ना कैसे हो रहा है, समझो कि एकदम देखो अटेंटिव होकर समझिए बेटा कि कैसे फूड जो है वो आया, देखो, और ये कर देखो ना, इसोफेगस से फूड को धकाया, देखिए पेरिस्टालसिस से फूड आया और कहां पहुंचा, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर को ओपन किया और वहां से कहां पहुंचा, ये स्टमक के अंदर पहुंचा, देखिए आप, है ना, ठीक है, कर्वेचर यहां पहुंचा, है ना बेटा। ठीक है, आई बात समझ में, एकदम अटेंटिव रहना है। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, द ओरल कैविटी लीड्स into a short pharynx which serve as a common passage for food and air। हमने कहा था ना चौराहे के समान है pharynx, ठीक है, वही एनसीईआरटी ने लिख दिया। The esophagus and trachea windpipe opens into the pharynx, एक हिस्सा इसका जो है वो ओरोफेरिंक्स है, एक लैरिंगोफेरिंक्स है, एक इसका हिस्सा ऊपर वाला नेजोफेरिंक्स है, फिर ओरोफेरिंक्स है, देन दी लैरिंगोफेरिंक्स के। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस के, एक कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप होता है, एपिग्लॉटिस कहते हैं, वो ग्लॉटिस के अंदर फूड की एंट्री को रोकता है। जब हम निगलते हैं तो ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया, ग्लॉटिस क्या होता है, ट्रेकिया की ओपनिंग, विंड पाइप है, ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, तो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है ताकि भोजन जो है वो इसोफेगस में जाए, फूड जो है वो ट्रेकिया में ना आ जाए। ठीक है, अब हम कहां पहुंच चुके हैं, देखो हमने क्या क्या देखा बेटा, समझो बात, हमने देखा बक्कल कैविटी को, फिर हमने इसोफेगस की बात की, और थोरैक्स के अंदर से केवल इसोफेगस निकल के एब्डोमेन में आ गया। थोरैक्स में कोई काम नहीं, थोरैक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, थोरैक्स के अंदर लंग्स हैं और हार्ट है, जिनको बहुत सारा काम करना है बॉडी जिंदा रखने के लिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसका एक बड़ा हिस्सा लंग्स वहां प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पंप वहां प्रेजेंट है। ठीक है, थोरैक्स। अब आ गए एब्डोमेन में, पेट में। अब एब्डोमेन की खास बात ये कि कभी पेट दुखा है, जब पेट दुखता है डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है अच्छा लेट जाइए, आप एक टेबल लगाएं क्लिनिक में, ठीक है, आप हैं लेट गए यहां पे, ठीक है, डॉक्टर बोलता है कि भैया एक काम कीजिए, पैर को मोड़ लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, आपने पैर को फोल्ड कर लिया, ठीक है ना, ये आप लेटे हुए हैं, है ना, इमेजिन कर रहे हैं, है ना, पैर को फोल्ड कर लिया, डॉक्टर क्या करेगा, फिर वो ग्लव्स पहनेगा
आजकल तो मास्क भी लगाएगा, शील्ड भी लगाएगा डॉक्टर, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। तो डॉक्टर लेटाने के बाद क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि एकदम रिलैक्स हो जाइए। फिर वो पेट में दबाना शुरू करेगा एक तरफ से। सुनना बात को, बड़ा उसका एक जो है वो जो भी हम करते हैं पाल्पेशन करते हैं, उसका पूरा तरीका होता है। वो डॉक्टर धीमे धीमे माइल्ड, जहां दुखे बता देना मेरे को, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, पूरा घुमाते घुमाते उसने पूरा चेक किया। दुखा सर, अच्छा ठीक है। फिर कई बार डॉक्टर क्या करता है, फिंगर ऐसे रखेगा इस तरह और ऐसे बजा के कुछ सुनेगा पेट में, क्या सुन रहा है वो, परकशन क्यों कर रहा है, परकशन बोलते हैं मेडिकल में इसको। डॉक्टर ऊपर से कई सारे साइन एंड सिम्टम चेक कर लेगा आपके एब्डोमेन के अंदर, आपके स्टमक पे अंदर देयर आर 9 रीजन्स, 9 एरिया होते हैं। हर एरिया कोई ना कोई ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और डॉक्टर वहां से पता लगा लेता है कि कहां पर समस्या हो सकती है। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको एब्डोमेन के अंदर जो 9 रीजन होते हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि जो नाभि वाला रीजन है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, नाभि वाला रीजन से हमने क्या बोला, उसे हमने अम्बिलिकल रीजन बोला इसको हमने, ठीक है। इसके ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक, नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है ना। जो नाभि है, नाभि के ऊपर ठीक ऊपर वाला, नाभि के ठीक ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक रीजन है, नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। फिर लेफ्ट साइड, आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड रिब के नीचे कॉन्ड्रियम रिब का है, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, मतलब लेफ्ट पोर्शन जो रिब के ठीक नीचे है। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, राइट पोर्शन जो रिब के ठीक नीचे है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर जहां पर लंबर वर्टिब्री है उसके राइट और लेफ्ट, लेफ्ट लंबर रीजन और राइट लंबर रीजन हो गया। जहां पर इलियम वाली बोन है, पेल्विस का इलियम वाला बोन है, वहां पे लेफ्ट इलियक रीजन और राइट इलियक रीजन हो गया। ये ऐसे 9 रीजन होते हैं एब्डोमेन में। आप बोलोगे सर क्या मतलब इसका, क्यों बतला रहे हो हमको ये? अरे भाई सुन लो इसको, इसलिए बतला रहे हैं हम आपको, क्योंकि देखिए हर रीजन जो होता है वो अलग अलग ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ताकि कभी पेट दर्द हो तो आप भी समझ जाएं कि ये दर्द कहां से, किस ऑर्गन का दर्द हो सकता है। देखिए आप, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो है वहां पर असेंडिंग कोलॉन, गॉल ब्लैडर का पेन राइट साइड ऊपर, हमेशा गॉल ब्लैडर का पेन राइट साइड ऊपर यहां होगा। अरे बहुत दुख रहा है तो ठीक है ना, ठीक, गॉल ब्लैडर का पेन हुआ है ना, असेंडिंग कोलॉन, लीवर से जुड़ा हुआ, राइट किडनी का पेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलॉन, ये पेन जो है वो आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मिलेंगे। इपिगस बीचों बीच यहां दुख रहा है, यहां, ठीक। तो इपिगैस्ट्रिक में दुख रहा है आपको, तो आपने कहा इसोफेगस, लिवर, पैंक्रियास के एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट और राइट किडनी दोनों में से किसी का भी रिफर्ड पेन हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, स्टमक का भी हो सकता है, ट्रांसवर्स कोलॉन का हो सकता है, मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटी होती है, डॉक्टर इसलिए डिटेल में चेक करता है। फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम का है तो लेफ्ट किडनी, डिसेंडिंग कोलॉन, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इसका दर्द हो सकता है, ठीक है। यदि अम्बिलिकल रीजन में, ठीक नाभि के पास दर्द हो रहा है, तो वहां पर दर्द जो है वो उसका वो दर्द जो है वो रिफर्ड पेन दोनों किडनी से होता है। सिस्टर्ना काइली गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड भी हो सकता है कि जो लिम्फेटिक डक्ट वहां होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। यानी गॉल ब्लैडर का पेन जनरली क्या होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है। जो अम्बिलिकल रीजन में क्या होता है, सिस्टर्ना काइली जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसका वो कभी इन्फ्लेमेशन हो गया वहां उसका दर्द हो सकता है। लेफ्ट लंबर में आएंगे हम तो हम बताते हैं कि लेफ्ट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका राइट इलियक रीजन के। डॉक्टर इसको रूल आउट करते हैं। राइट इलियक रीजन में जो दर्द होता है ना, ये अपेंडिक्स के बारे में सूचित है। जो अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस जो है वो उसका दर्द जो है राइट इलियक रीजन में देखने मिलता है। जैसे मेरे पास एक बार अच्छे जाने कि नाबार्ड में था, मैं कॉलोनी में जाना पड़ता था उनकी, कभी कभी ओपीडी कॉलोनी में एक बकायदा उन्होंने जो है अपना सिस्टम बना रखा था, पूरा छोटा सा एक क्लिनिक बना रखा था। तो वहां पे जो भी ड्यूटी डॉक्टर थे उनको वहां जाना पड़ता था। तो मैं कॉलोनी पहुंचा तो एक बच्चा पेट दर्द था, बहुत 12-13 साल का बच्चा था, उसे लेके आए पेरेंट की, भाई डॉक्टर साहब बहुत पेट दुख रहा है, कोई इंजेक्शन लगा दो। मैं उसको लेटाया, लेटाने के बाद मैंने उसको चेक किया और मैंने देखा कि भाई इसका राइट इलियक रीजन में इसको दर्द है और टेंडरनेस है, सूजन भी है उसमें। झट से मैंने रेफर किया कि सोनोग्राफी कराओ, मुझे अपेंडिसाइटिस लग रहा है। सोनोग्राफी कराया, उसमें अपेंडिसाइटिस आया उसमें, ठीक है। तो उसको ऑपरेट करना पड़ा, सेम डे उसको ऑपरेट किया गया और अपेंडिक्स को निकाल दिया गया। तो
अपेंडिसाइटिस जो है वो यदि वो अब बोलोगे सर मान लो ना कराते ऑपरेशन तो क्या होता है, अपेंडिसाइटिस में कई बार क्या होता है अपेंडिक्स बस्ट कर जाता है और पेरिटोनियम के अंदर जो है वो पूरा कंटेंट फैल जाता है, तो जो है पेरिटोनाइटिस एक बड़ी समस्या होती है और उसके लिए फिर जो है वो बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए डॉक्टर जो है वो बेहतर समझ कहते हैं कि पहली फुर्सत में अपेंडिसाइटिस को यदि होने पर अपेंडिक्स को निकला दो, ज्यादा बेहतर है बजाय बड़ी सर्जरी करने के। ठीक है ना, ठीक। तो अलग अलग हिस्से अलग अलग पार्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्या तो हमें याद रखना है बेटा कि 9 रीजन होते हैं यहाँ पे। फिर 4 बड़े रीजन देखोगे तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट के लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और राइट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, हम 4 बड़े हिस्से भी बांट सकते हैं इसके के, पर टेक्निकली मेडिकली हम 9 हिस्सों में इसको बांटते हैं। अब कहां, अब ये सब क्यों बताया? अरे भाई हम बताना चाहते हैं कि स्टमक कहां पर है, कि स्टमक कहां पर प्रेजेंट है। स्टमक जो है वो आपके लेफ्ट वाले हिस्से में प्रेजेंट है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड वाले हिस्से में प्रेजेंट है। राइट साइड क्या है, लीवर प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, के मतलब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम वाले हिस्से में ये प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज द वाइडेस्ट ऑर्गन, वाइडेस्ट चौड़ा, वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इंपॉर्टेंट है। 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, 15 सेंटीमीटर वाइड होता है। 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, 15 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ा होता है। याद रखिएगा स्टमक कोई सेपरेट ग्लैंड नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है। ठीक है, ये खोखला होलो जे शेप ऑर्गन होता है। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, खोखला जे शेप ऑर्गन होता है। ठीक, लाइंग बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ईसोफेगस हो गया बेटा। ठीक है, और ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, अब इसमें लेजर कर्वेचर क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है? भाई देखो स्टमक ऐसा घुमा हुआ है ना, तो ये हिस्सा इसका बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है। घुमा दिया आपने तो ये हिस्से का सरफेस एरिया अधिक होगा ना पीछे वाले करके, तो ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, और ये हो गया लेजर कर्वेचर हो गया। ठीक है, शॉर्ट पोस्टीरियर सरफेस, क्या ये लॉन्ग एंटीरियर सरफेस, क्या ठीक। आप बोलोगे सर तो समझ ही नहीं आया, एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे बोल दिया आपने, हमको तो आगे वो दिख रहा है पीछे वो दिख रहा है। अरे भाई आपकी बॉडी में जो आप आगे देख रहे हो ना, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये डॉर्सल वेंट्रल याद है, ये डॉर्सल ये वेंट्रल। ठीक है, आई बात समझ में? तो जो सरफेस होते हैं उसमें वो भी टिल्टेड फॉर्म में होता है बेटा के। तो हम बात करें के, तो मैं एग्जैक्टली यहां पर हमें कहना चाहिए कि लेजर कर्वेचर जो है शॉर्ट होता है, ग्रेटर कर्वेचर लॉन्ग होता है। तो अभी आप डॉर्सल वेंट्रल एंटीरियर पोस्टीरियर जो एनाटॉमिकल जो लोकेशन है उसमें मत पढ़िए, अभी आप सिंपल समझिए कि लेजर कर्वेचर आगे वाले हिस्से को बोलेंगे, जो है वो ग्रेटर कर्वेचर पीछे वाले हिस्से को बोलेंगे हम। ठीक है ना, देखिए ना, ये हो गया आपका, ये ग्रेटर कर्वेचर हो गया, ये लेजर कर्वेचर हो गया। ठीक है ना, फिर क्या देखा कहा हमने यहाँ पे, हमने कहा ये ईसोफेगस दिखाई पड़ रहा है, ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर दिखाई पड़ रहा है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर दिखाई पड़ रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ना बेटा। ठीक है, देखिए ना, स्टमक, पाइलोरिक वॉल है ना बेटा। ठीक है, एंड ड्यूडेनम। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस प्रकार का होता है। तो ये जे शेप एक जो है वो होलो जो है वो एक वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है ना, ठीक, दिस इज दी ग्रेटर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर। ठीक है ना, बॉडी ऑफ स्टमक, और मैंने कहा था ना बेटा कार्डिया, देखो स्टमक का वो हिस्सा जो ईसोफेगस जहां जुड़ रहा है ना, वो हार्ट के पास वाला हिस्सा, तो उसको हम कार्डिया बोलते हैं। और ऊपर का हिस्सा जहां पर एयर प्रेजेंट होती है, जो स्टमक की एयर है वो ऊपर तरफ चली जाती है, इसमें ये फंडस है, डोम के समान दिखाई पड़ता है। मेन पार्ट इसका बॉडी ऑफ स्टमक होता है, और सबसे नीचे वाला हिस्सा इसका होता है पाइलोर जो है वो पाइलोरिक रीजन होता है, पाइलोरिक क्षेत्र कहते हैं उसको हम, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, पाइलोरस कहते हैं उसे हम। ठीक है ना, क्लियर, देखते आ गए हम।
और जो फोल्ड स्टमक के अंदर जो आपको फोल्ड दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं। याद है ना, आपको बताया था ना, गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं। ठीक है। The fold of peritoneum which extend this which attach the fold of peritoneum which attaches the stomach to the posterior abdominal wall extend beyond the greater curvature called greater omentum। ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा कि यहां पर हम देखते हैं कि जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम क्या बेटा? जो आपकी सीलोम है, सीलोम का जो कवर है वो पेरिटोनियम है बेटा। तो पेरिटोनियम जो है उसका एक फोल्ड जो है वो स्टमक को कवर करता है पूरा का पूरा। उसे हम जो है ग्रेटर कर्वेचर के पीछे से आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, हमें कवर करता है, उसे ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं। हम कहते हैं ना कि आजकल मैं बता आपको, आजकल मैं खूब वॉक कर रहा हूं, मतलब मैं 12 से लेके 10 से लेके 12-15 किलोमीटर जो है वो मेरा टारगेट है 15 किलोमीटर वॉक करने का, कभी कर नहीं पाया। 10 किलोमीटर 11-12 किलोमीटर में रोज वॉक करता हूं, सुबह 5-6 किलोमीटर, शाम को 5-6 किलोमीटर के, क्योंकि ये लॉकडाउन में कोरोना के चलते जो है वो वर्क फ्रॉम होम किया, दिन भर बैठ के काम किया, काम ज्यादा था, स्टाफ कम था। आप लोग सफर ना करें इसलिए मुझे कई लोगों का काम मुझे अकेले को करना पड़ा। पहले स्टाफ था, स्टाफ में से कई लोग जो है वो जॉब ही छोड़ गए, कई लोग चले गए अपने, कोई वेस्ट बंगाल चला गया तो लौट के ही नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं है वहां पहुंच गए, स्टाफ कम हुआ, नया स्टाफ रिक्रूट किया, वो उतना एफिशिएंट नहीं, ट्रेनिंग का टाइम ही नहीं मिला, घंटों बैठ के काम करते रहे। फिर मेडिकल कंसल्टेशन जो है वो ऑनलाइन होने लगे, तो उसके चलते क्या हुआ? खूब तो खाया, घर में क्या खाने का ऑप्शन खूब होता है, खूब खाया, बैठकर काम किया, तो 4-5 किलो वजन बढ़ गया। ठीक है। और वजन कहां बढ़ता आपको पता है? टमी निकल आती है। कपड़े पहनने के बाद ऐसा लगने लगा कि यार कुछ टाइट टाइट है, तो डिसाइड किया, अभी मैं भोपाल गया, सब मेरे रिलेटिव मिले, मुझे बोले अरे सेठ जी लग रहे हो। अब यार कोई सेठ जी बोलेगा, मतलब सेठ जी समझ रहे हैं, पंडित जी सेठ जी, वो जो अलग तरह का, मतलब सेठ जी बुरा नहीं मानना है इस वर्ड का, लेकिन ये है कि तो फिटनेस के लिए कुछ तो करना पड़ा। जिम बंद हो चुके थे, जिम कभी जा नहीं पा रहे थे, तो बहुत सारी चीजें, और जो ट्रेनर था वो ऑनलाइन अवेलेबल था। अब ऑनलाइन में और सामने ट्रेनिंग करने में बहुत फर्क होता है। खैर वॉट एवर रीजन, ये जो फैट है वो कहां इकट्ठा होता है? एक्चुअली वो यही जो होता है ना, जो आपका ग्रेटर ओमेंटम होता है, वही तो फैट इकट्ठा होता है। अरे कौन सा स्टमक के अंदर फैट चला जाएगा के वहां घुस जाएगा के फैट, वो नहीं होता। ये जो फैट की लेयर होती है ना वही इकट्ठे, तो ये, और यहां से फैट को निकालना बाहर, ये बहुत टफ काम होता है। एक बार वहां फैट जमा हो गया ना, सबसे पहले जमा होगा और सबसे बाद में निकलेगा, पूरी बॉडी में सबसे बाद में निकलता है वहां से। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम भोजन करते हैं उसका कम से कम आधे से अधिक कैलोरी हम बर्न कर लें, बाकी फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट बर्न करेगा। मैथमेटिक्स से भाई इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस रहेगा तो वजन अपने आप कम होगा। खैर, तो मैंने आपको बताया बेटा कि जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो स्टमक से अटैच होता है, ठीक है, पोस्टर एब्डोमिनल वॉल को स्टमक से कनेक्ट करता है, उठ के ये जो है वो ग्रेटर कर्वेचर से बाहर तरफ एक्सटेंड होता है, इसे हम ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं। ये फैट को स्टोर करता है। देखिए अब आप समझिए इसको, ये इमेज को ध्यान से देखिए आप, कि जो हम लोगों का जो बेली फैट होता है ना, हालांकि आप में से कई लोग दुबले पतले हैं, और जो दुबले पतले हैं ना मुझसे अक्सर पूछते हैं मेरे पर्सनल ब्लॉग में या कहीं, सर मोटा होने का तरीका बता दो, सर मेरा वजन तो कम है। अरे तुम भाग्यशाली हो भैया, तुम्हारा वजन कम है, अच्छी बात है। एक उम्र में सबका वजन तो बढ़ना ही बढ़ना है, समझ गए? देखो अपने आसपास लोगों को, सब मोटे मोटे हो जा रहे हैं। आप तो एक्टिव है भैया, आप यंग हैं, आपकी उम्र का जब मैं था, मैंने फोटो डाले हुए हैं पर्सनल ब्लॉग वाले उस चैनल के, मेरे मेडिकल कॉलेज के फोटो, आप देखकर पहचान नहीं सकते हो, इतना पतला था। किसी ने, आप में से किसी ने लिखा भी कि सर जोर की हवा नहीं चलती थी क्या उस समय? राज की बात बताऊं, जब मैं कभी मार्केट में जीन्स लेने जाता था, उस समय मेडिकल कॉलेज में थे, भाई आप जीन्स तो पहनने का शौक होता है, अब उस उम्र में नहीं होगा तो कब होगा? लेने गए कमर का साइज 26, तो वो शॉपकीपर बोले हमसे, न्यू मार्केट की बात है भोपाल, भैया ऐसा है कि जीन्स लड़कों की तो 28 कमर से शुरू होती है, तो गर्ल्स की जीन्स जरूर है हमारे पास में, तो थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेंगे, पहन लेना, उसको एडजस्ट कर लेना। अब वो जीन्स दिखाई उससे,
उसमें एक गुलाबी कलर का, पिंक कलर का कुछ बना हुआ उसमें, फिर सितारे सितारे लगे उसमें। अरे मैंने कहा भाई हम नॉर्मल पेंट पहन लेंगे, हम ये ऐसा भी मत करो यार, जुर्म है ना। फिर उसने उपाय बताया कि सर एक काम करो, आप 28 वेस्ट का ही जीन्स ले लो आप, उसके बाद हम उसमें अंदर कपड़ा का जो है वो सिलवा के पूरा कपड़ा बैंड बना लेंगे ताकि वो कमर कवर कर ले आप। ऐसा करवाया। उस जीन्स की कंपनी का नाम था DFU, इस कंपनी का जीन्स था वो। उसने उसको मॉडिफाई करा के दिया हमको, पैसे भी लिए उसके अलग से उसने, तो हम 28 कमर वाले हो गए। 26 कमर का जीन्स को हमने, मतलब 26 कमर होके 28 कमर वाले हो गए। ये बात है। और आज कोशिश करते हैं कि भैया जो भी वेस्ट चाहिए, अभी रिवील करना ठीक नहीं है, जो भी है वो मेंटेन रहे भाई, और ना बढ़ जाए, समझ गए। तो वही ये फैट है ना, ये कहा जाए, ये यही जमा होता है, ठीक है। खैर चलिए, है ना। तो इसलिए जो दुबले पतले हैं ना, वो टेंशन मत लिया करो यार, ठीक है। एक समय आज हम सोचते हैं कि साइकिल चलाने क्यों चलाएं, साइकिल क्यों चलाएं, इतना मेहनत क्यों करें, पैदल क्यों जाएं, काश मेरे पास कार होती। और जब आपके पास कार आ जाएगी ना, सब आ जाएगा, तो आप जिम जाओगे साइकिल चलाने के लिए, ठीक है, या बाहर सड़क पर निकल जाओगे साइकिल चलाने के लिए कि भैया साइकिल चला के वजन कम करते हैं। खैर, तो देखो आप, ये स्टमक लेजर ओमेंटम ऊपर तक कनेक्टेड है इसमें, और देखो आप ये ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है आपको एकदम। बस केवल टर्मिनोलॉजी देखो बेटा, इतना जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको थोड़ा सा डिटेल में है ये, तो आप घबराना बिल्कुल मत, इसको टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखना बेटा, ताकि ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा सा ब्रॉड चैप्टर होता है बेटा, क्वेश्चन को जो है वो एग्जामिनर कहीं से भी ले सकता है। हम 100% एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए उसकी, लेकिन हम सेफ्टी वॉल्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जूलॉजी एक्चुअली में यही है जो आपके सिलेबस में, तो हमको आना चाहिए, ठीक है। ठीक, देखिए अपना, तो ये हम ओमेंट देख रहे हैं आप, ऊपर वाला हिस्सा जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो लेजर ओमेंटम है, और जो पीछे से आया हुआ है इसके पोस्टर वॉल से आया हुआ है वो क्या है, ग्रेटर ओमेंटम के पास जो है वो, ग्रेटर कर्वेचर के पास हमको ग्रेटर ओमेंटम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फैट को इकट्ठा करता है ना, देखिए ना, ठीक, क्लियर। चलिए, द पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम क्या है बेटा, पेरिटोनियम इज द सीरस मेम्ब्रेन विच फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और सीलोम। पेरिटोनियम, अब कई बच्चों को पेरिटोनियम वर्ड का मतलब नहीं होता है, मालूम होता है, तो मैंने बता दिया आपको कि भाई पेरिटोनियम क्या है, सीलोम। अब आप बोलोगे सीलोम क्या, तो एनिमल किंगडम पढ़ा रहा था तब तुम कहां थे भाई, ठीक है। सीलोम इज द बॉडी कैविटी, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर एक बॉडी कैविटी पूरी, और उस बॉडी कैविटी एलिमेंट्री कैनाल जहां पर है ना, एक तो कैनाल एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और फिर एक बॉडी कैविटी जहां पे सारे ऑर्गन प्रेजेंट हैं, वो है सीलोम, ठीक है। बाहर और अंदर तक मेसोडर्म से ड्राइव होकर बनती है, ओके, तो उसकी सीलोम की जो कवरिंग होती है हम पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। द पैराइटल पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम हैज एक्सटेंडेड फ्लैप ऑफ टिश्यू that hang from it, इसे ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं। तो ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है, एक तरह का टिश्यू होता है जो फ्लैप के रूप में निकलता है, और जो है वो पेरिटोनियम से ही का ही एक हिस्सा होता है जो आगे तरफ लटकता है, और जो जिसमें की जो है वो, और एक प्रकार का ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, सुरक्षा है ना, ये एक प्रकार से जो है वो फूड को स्टोर भी करता है, साथ में जो वाइटल ऑर्गन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई बोन नहीं है, एब्डोमेन में कोई बोन नहीं है ना, एब्डोमेन में कोई बोन नहीं है यहाँ पे, तो यहां पर जो सॉफ्ट है ना। और अब आपको बताऊं, ये सबसे ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा बहुत सेंसिटिव हिस्सा है। कारण ये है कि जब हम 4 पैरों पर चलने वाले एनिमल को देखना, कभी टाइगर को देखना, डॉग को देखना कभी आप, तो वो 4 पैर चलता है, तो ये हिस्सा जमीन की तरफ, जमीन से खतरा आने की संभावना नहीं थी। पीछे तो रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम है आपका, ठीक है, ये हिस्सा वीक है, वीक पार्ट है, हम खड़े हो गए तो और वीक हो गए, तो ये जो है ना, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहां पर पूरा का पूरा ये फैट का लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ स्टमक में कई सारे फोल्ड दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं, याद है ना, हमने देखा था गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं। दिस फोल्ड्स बाय अनफोल्ड, अब ये जब खाना नहीं खा रहे होते हैं तो ये पूरा फोल्ड होते हैं, पूरा तो गैस्ट्रिक रूगी दिखाई पड़ते हैं। जब आप खाना शुरू किए तो स्टमक की थैली के समान है, फैलना शुरू किया उठ के, तो ये फोल्ड गायब होने लगते हैं, खिंच गया वो। These fold by unfolding let the stomach expand to accommodate the measure meal के, तो आप जो है वो जब मेजर मील खाना खाते हैं तो ये फोल्ड जो है वो एक्सटेंड कर जाता, इनकी अनफोल्डिंग आती है, खुल जाते हैं और स्टमक फैल जाता है, बड़ी थैली बन जाता है, ठीक है। देखिए अब स्टमक के पार्ट मैंने कहा था, ये कार्डियक हिस्सा है, इसमें ये फंडस वाला हिस्सा है, ये बॉडी ऑफ स्टमक है, और ये पाइलोरिक वाला हिस्सा इसमें को दिखाई, और ये गैस्ट्रिक फोल्ड और रूगी हमको दिखाई दे रहे हैं। तो गैस्ट्रिक फोल्ड और रूगी को एक बार बेटा ध्यान से देख लीजिए,
ठीक है बेटा, क्लियर, आगे बढ़े। स्टमक वॉल कंटेंट्स 3 स्मूथ मसल लेयर। देखो बाकी एलिमेंट्री कैनाल में आपको 2 स्मूथ मसल लेयर देखने मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल। यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, इनर मिडिल सर्कुलर मसल, और अंदर तरफ एक क्या है, ऑब्लिक मसल, जो यहां पर प्रेजेंट है। याद है ना, हमने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो तो एक समान होता है, सीरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसट के। तो यहां पर जो मस्कुलस लेयर है उसमें एक आपको ऑब्लिक मसल्स की लेयर भी देखने मिलती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। देखो देखिए आप स्टमक में हम स्मूथ मसल्स की 3 लेयर दिखाई पड़ रही है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है लॉन्गिट्यूडल मसल, याद रखना ये सीक्वेंस के, बीच वाली होती है सर्कुलर मसल और अंदर वाली होती है ऑब्लिक मसल के। तो ये जो सीक्वेंस है इनका, बाहर और लॉन्गिट्यूडल मसल है, अंदर सर्कुलर मसल है बीच में, और सबसे अंदर क्या है बेटा, ऑब्लिक मसल होती है, ठीक है। देख रहे हैं आप, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर के। तो सबसे बाहर वाली लेयर है लॉन्गिट्यूडल मसल की, बीच वाली होती है बेटा सर्कुलर मसल की, और अंदर वाली होती है वो ऑब्लिक मसल्स की लेयर होती है, ठीक है ना, क्लियर। अब स्टमक वॉल की जो मसल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, के ये स्टमक को चर्निंग मूवमेंट करके, स्टमक भी जो है एक मथनी के समान काम करता है। मथनी समझते ना आपके, वो मथने का, जैसे आपने दूध लेते हैं, बटर निकालते हैं, तो वो जो है उससे, अरे यार जो मिक्सर ग्राइंडर उल्टा होके काम करता है, उसी काम को गांव में लोग जो है वो एक लकड़ी का लेते हैं, उसमें सा बना होता है, ऐसे घुमा के करते हैं, मथना बोलते हैं, मथनी। मम्मी से पूछना के घर में होगी जरूर एक ना एक के। अरे आजकल उसको ब्लेंडर बोलते हैं, वो आता ना हाथ, हैंड ब्लेंडर आता है, हैंड ब्लेंडर वो भी जो होता है ना, वो भी एक तरह की मथनी है वो। तो स्टमक जो होता है वो चर्निंग मूवमेंट करता है ना, फूड को ऐसे ऐसे घुमा के मिक्स करता है उसमें एसिड को, ठीक है। प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है। स्टमक के अंदर पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, तो हेल्प्स क्या लिखा हमने लिखा कि जो स्टमक वॉल की जो मसल होती है, हेल्प्स टू चर्न मतलब चर्निंग मूवमेंट के, एंड मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक सिक्रेशन के, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसमें फूड को ये मिक्स करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। स्टमक के 4 भाग होते हैं बेटा, IMPA। कार्डियक पार्ट, देखो इमेज को साथ में देता है, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी ऑफ स्टमक और पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में भी 2 हिस्से हैं बेटा, इसमें एक एंट्रम है और एक इसका पाइलोरस है, हम बात करेंगे आगे उसमें, ठीक है। देखो है ना, ये कार्डियक पार्ट है जो गैस्ट्रोइसोफेजल जंक्शन के पास में है के, और ये वो हिस्सा है जहां से हार्ट की लोकेशन काफी पास होती है, इसलिए ऐसा कहते हैं, इसको कार्डियक पार्ट कहते हैं के। फिर ये फंडस पार्ट दिखाई पड़ रहा है स्टमक का ऊपरी हिस्सा के, ये मेन पार्ट है बॉडी ऑफ स्टमक के, और ये है पाइलोरिक पार्ट जिसमें कि आपको पाइलोरिक एंट्रम, एक चौड़ा हिस्सा इसका पाइलोरिक एंट्रम कहता है, और ये पाइलोरिक कैनाल कहता है, पतला हिस्सा जो कि ड्यूडेनम से कनेक्ट करता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। अब यहां पे इसे लिखा है एंगुलर नॉच, जो है इंसिसुरा एंगुलर रेस, तो ये जो है ये मेडिकल में याद रखना है, अभी छोड़ दीजिए उसको, ठीक है ना। तो कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक की बात करते हैं, प्रेजेंट नियर हार्ट, सो कॉल्ड कार्डियक पार्ट, ठीक है। इट इज बिलो द डायफ्राम, ये ठीक डायफ्राम के नीचे होता है। कार्डियक स्फिंक्टर मतलब इसका नाम है एंट्रम कार्डियम, ये एक्चुअली जो गैस्ट्रोइसोफेज, जो गैस्ट्रो फेजियल स्फिंक्टर है बेटा, उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, उसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। इट लाइज इन द ओपनिंग बिटवीन द इसोफेगस एंड स्टमक। ये फंक्शनल स्फिंक्टर होता है, ट्रू वॉल्व नहीं होता, मैंने पहले भी बताया। वॉल्व और स्फिंक्टर का अंतर मैं पहले बता चुका हूं आपको बेटा, ठीक है ना। क्या कहा मैंने आपसे, स्टमक का जो कार्डियक पार्ट है वो डायफ्राम के ठीक नीचे होता है, और ये हार्ट के पास वाली लोकेशन में, इसलिए इसको हम कार्डियक पार्ट कहते हैं। और जो स्फिंक्टर जो है इसोफेगस को, जो इसोफेगस है इस पार्ट से जुड़ता है, तो यहां पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजल स्फिंक्टर भी कहते हैं उसे हम, ठीक है। और ये क्रियाशील स्फिंक्टर होता है, ये ट्रू वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। देखिए है ना, ये इसोफेगस वाला हिस्सा हो गया बेटा, ठीक है ना, है ना। और ये कार्डियक पार्ट को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर इज ए वॉल्व लोकेटेड, बट मैंने कहा ना ट्रू वॉल्व नहीं है, पर वॉल्व के समान है, जो कहां होता है, जो इसोफेगस के लोअर एंड पे होता है, और जो स्टमक के बैक फ्लो को इसोफेगस में आने से रोकता है, ठीक है।
क्लियर? अब देखो बेटा, स्टमक जो है वो एक थैली के समान है जिसमें कि फूड को कुछ समय रहना पड़ता है ताकि फूड में एसिड को मिक्स कर सकें, फूड के बैक्टीरिया को मार सकें, उसमें प्रोटीन का पचना शुरू कर सकें हम के। तो ऊपर से इसोफेगस ने फूड को अंदर डाला और एक स्फिंक्टर से बंद कर लिया, वो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर है। और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन ने एक स्फिंक्टर से वहां बंद किया हुआ ताकि फूड ऐसा ना हो कि स्टमक जब चर्निंग मूवमेंट करेगा ना तो फूड पर प्रेशर लगेगा तो फूड इधर उधर ना निकल जाए, तो नीचे भी बंद किया इसको। कौन सा स्फिंक्टर है? पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। यहां पे देखिए, स्फिंक्टर्स कंट्रोल द फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द स्टमक के, यानी अंदर कोई आने के लिए कहां पे क्या है बेटा, जहां से फूड की एंट्री हो रही है वहां पे गैस्ट्रो इसोफेजियल या कार्डियक स्फिंक्टर है, और जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल रहे हैं वहां पे क्या है, वहां पे जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है बेटा। क्लियर? और स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है, और गैस्ट्रिक जूस में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें एंजाइम होते हैं, मेन एंजाइम होता है रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, मेन एंजाइम होते हैं। रेनिन हुआ बेटा, पेप्सिन हुआ, गैस्ट्रिक लाइपेज हुआ, ये मेन एंजाइम होते हैं। म्यूकस रिलीज होता है ताकि एसिड से गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक जो स्टमक की लेयर है ना उसको अपने आप को बचाना पड़ता है। और ये जो एसिड होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 2 से 3 इसका पीएच होता है जिस पर पेप्सिन काम करता है। ठीक है? फंडस पार्ट देखो, ये इसोफेगस, ये कार्डियक पार्ट और ये फंडस पार्ट, फिर ये बॉडी ऑफ स्टमक हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया बेटा कार्डियक पार्ट था ये वाला, और ये फंडस पार्ट हो गया इसका ये। ठीक है? इट जनरल एक्सटेंड सुपीरियरली फ्रॉम द कार्डियक पार्ट, ये कार्डियक पार्ट से ऊपर की तरफ उभरा होता है, इसमें जनरली एयर और गैस भरी होती है, जनरली फिल्ड विथ एयर एंड गैस। ठीक है ना? ठीक है? देखिए ना, फंडस पार्ट दिखाई एक प्रकार से जो है वो गुंबद के समान दिखाई पड़ रहा है। यहां पे बेसिकली एक जो है ऐसा ना हो कि नीचे गैस रह जाने पर जो है वो दिक्कत हो जाए, इसलिए यहां पे गैस वगैरह जो बनती है वो ऊपर तरफ इकट्ठी रहती है, इसमें बाकी काम चल रहा होता है स्टमक में। ठीक है? बॉडी पार्ट ऑफ द स्टमक, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक के स्टमक को जो है मैंने कहा ना, ये इसोफेगस, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, देन द बॉडी पार्ट, ये हो गया बॉडी पार्ट इसका। ठीक है? देखिए ना, मेन पार्ट है बॉडी पार्ट। देन पाइलोरिक पार्ट, आईएमपी। ठीक है? पाइलोरिक पार्ट जो होता है ये स्टमक का डिस्टल दूरस्थ भाग होता है, 2 क्षेत्रों में बटा होता है। एक इसका ब्रॉडर हिस्सा होता है पाइलोरिक एंट्रम, और नैरो वाला हिस्सा होता है पाइलोरिक कैनाल। देखो जैसे मैंने कहा आपसे, इसोफेगस, कार्डियक पोर्शन स्टमक का, ये फंडस पोर्शन, बॉडी ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? तो पाइलोरिक पार्ट का ये जो ब्रॉड वाला हिस्सा है ये पाइलोरिक एंट्रम हो गया। ठीक है? ये इसका नैरो वाला हिस्सा है जो ड्यूडेनम से कनेक्ट है, ये हो गया इसका पाइलोरिक कैनाल हो गया ये। ठीक है? ग्रीन से मैंने पाइलोरिक कैनाल को बनाया मैंने। ठीक है? ये हो गया पाइलोरिक कैनाल। आप बनाते जाइए डायग्राम से छोटे छोटे के। फिजियोलॉजी में हम जितने डायग्राम आप साथ में, मैं रफ से डायग्राम जो बनाता हूं ना बेटा, ये समझने में बड़े आसान होते हैं। क्या मैं चाहूं तो बड़ा सुसज्जित और बढ़िया अच्छा सुंदर सा डायग्राम बना सकता हूं, पर तो वो समय खराब करेगा और काम का भी नहीं रहेगा। तो हमें इससे पता होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये आपको पाइलोरिक हिस्से में पाइलोरिक एंट्रम दिखाई पड़ा, चौड़ा भाग है जो स्टमक का, दूर जो है जो फाइनली कैनाल में कन्वर्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाएगा। ठीक है? ड्यूडेनम से। द पाइलोरिक कैनाल कनेक्टेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, बीच वाला होता है जेजुनम, और आखिर वाला होता है इलियम। देखा हुआ है हमने जब एलिमेंट्री कैनाल का हम आउटलुक देख रहे थे, पूरा ओवरव्यू देख रहे थे, तब हमने बात किया उसके ऊपर। ठीक है? पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है ये स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है, जो कि वॉल्व के समान एक स्फिंक्टर होता है, और यहां पर जनरली यहां पर ये एक प्रकार से वॉल्व के समान काम करता है। यहां से रिवर्स फ्लो जनरली हो नहीं पाता है। ठीक है ना? तो उसके पीछे कई कारण है। स्टमक जो होता है ना वो चूंकि चर्निंग मूवमेंट करता है, स्टमक का फोर्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन के फोर्स से अधिक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस होता है, पर स्लो मूवमेंट होता है फूड का, ताकि फूड पच सके, डाइजेस्ट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। तो कभी भी ड्यूडेनम जो है फोर्सफुली फूड को धक्का के ऊपर स्टमक में नहीं भेज सकती है, लेकिन स्टमक जो है वहां से फूड को यहां भेज सकता है। तो रिवर्स फ्लो यहां पर संभावना कम होती है।
जबकि ईसोफेगस के ऊपर वाले स्फिंक्टर में क्या था कि ईसोफेगस जो है वो जिस फोर्स से फूड को नीचे भेजा था, नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस था वो, लेकिन स्टमक तो जो ईसोफेगस नॉर्मल फोर्स से फूड को स्टमक के अंदर डाल रहा था, लेकिन स्टमक में चर्निंग मूवमेंट था, फोर्स ज्यादा था, तो वहां पे रिवर्स फ्लो की पॉसिबिलिटी अधिक थी, तो ट्रू वॉल्व हो ही नहीं सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर इज ए वॉल्व लाइक स्फिंक्टर होता है, जिससे कि जो है फूड जो है वो क्या होता है, वो स्टमक से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, है ना, देखो है ना, एंट्रम पाइलोरिक कैनाल दिखाई पड़ रहा है ना, क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए देखो, फंडस वाला पार्ट, कार्डियक पार्ट, बॉडी ऑफ स्टमक, पाइलोरिक पार्ट, है ना बेटा, है ना, एकदम। मैं बार बार दिखाता हूं, बहुत सारी इमेजेस दिखलाता हूं ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए। और कई बच्चों को लगता है सर फिजियोलॉजी का लेक्चर तो आप 1.5 घंटे के ले रहे हो, इतने लंबे लंबे लेक्चर क्यों ले रहे हो? अरे भाई मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, आप क्या करते हैं, आपको मैं 35 मिनट का 25 मिनट का लेक्चर ले लूं, लिखवा आपको बता दूं कोर चीजें। क्या होता है कि हमें बोल रहा हूं आपसे कि आप अभी तक बहुत दिन से पढ़ रहे थे, आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को, हम समझ गए। तो अभी आपको बेसिक्स क्लियर करते हुए लेक्चर खत्म होने के बाद सारी चीजें दिमाग में सटना चाहिए। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, लगातार ये बात बोल रहा हूं कि आप एग्जाम में कोई कॉपी किताब, कोई कंप्यूटर, कोई टीचर, कोई साथ नहीं जाएगा आपके, सिर्फ आपका दिमाग साथ जाएगा और दिमाग में भर लीजिए सूचनाओं को। जानकारियां मत पढ़िए, जानिए। मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया हुआ है कि जानकारी और जानने में बहुत फर्क है। जानकारी खोखली होती है, जानना इन्वॉल्व होना होता है। जानकारी खोखली होती है, जानना इन्वॉल्व होने के समान होता है कि आप डूबे हुए हैं, आप समझ रहे हैं उसको। ठीक है, क्लियर? चलिए, ठीक, तो अलग अलग व्यू से हम देख रहे हैं इसको कि कार्डियक पोर्शन, फंडस पोर्शन, बॉडी ऑफ स्टमक, ठीक है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर दिखाई पड़ रहा है हमको कार्डियक स्फिंक्टर दिखाई पड़ रहा है और पाइलोरिक वाला हिस्सा भी हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो अभी स्फिंक्टर ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है स्फिंक्टर के। जैसे कार्डियक स्फिंक्टर कहां होता है, तो ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां होता है, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है। क्या क्लियर? ठीक, अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इसमें, देखो, The esophagus is a thin, long tube, पतली लंबी ट्यूब होती है, which extend posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm. neck से, thorax से, diaphragm से होती हुई कहां पहुंचती है वो, abdomen पहुंचती है, leads to a J-shaped bag, एक J आकृति के बैग को बनाती है, बैग समान स्ट्रक्चर को बनाती है, इसे हम स्टमक कहते हैं। ठीक है, ए मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसे हम गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं, ये रेगुलेट करता है ओपनिंग को ईसोफेगस से स्टमक में। इतना ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है ना, सारी बातें हमने बहुत अच्छे से बेटा ये समझ ली है हमने। क्लियर? ठीक है, द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये भी देखा हमने कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टमक की लोकेशन हटके। इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं, कार्डियक रिपोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स, फंडिक रीजन होता है, बॉडी द मेन सेंट्रल रीजन, एंड पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी देखा हमने, बहुत अच्छे से समझा हमने कि कौन सा हिस्सा कहां पर होता है, क्या काम करता है। ठीक है ना बेटा, क्लियर? ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं कैसे, 3 क्षेत्र में हटके। मैंने कहा ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसमें ड्यूडेनम होता है, सी शेप। देखो ये क्या हो गया, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, और ये हो गया है स्मॉल, ये सी शेप देख रहे हो आप, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा? सी शेप। सी शेप होती है ह्यूमन बीइंग में, और रैबिट में होती है यू शेप। ठीक है, ड्यूडेनम बोलते हैं। बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं, और सबसे अधिक क्वाइल जो पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं हम। क्या? ठीक है, और जो स्टमक का जो ओपनिंग ड्यूडेनम में होता है उस वहां वो किसके थ्रू होता है बेटा, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू होता है। ये भी देखा हमने यहां पे के। ठीक है, और इलियम कहां ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। कहां पर? सीकम में। मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल का पूरा ओवर व्यू दे चुका हूं के, और जानबूझ के मैंने देखा कि एनसीईआरटी क्या करती है, रैंडमली कहीं पहुंच जाती है। तो हमें पहले पूरा फंडामेंटल क्लियर रहेगा, तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो समझ में हमको आएगा। के तो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले हिस्से में, वहां पे क्या था, इलियोसिकल वॉल्व, याद है आपको? ठीक है, वॉल्व था, रिवर्स फ्लो वॉल्व में नहीं होता है। ठीक है, देखिए अपना कैसे पाइलोरिक वाले हिस्से से जो है ड्यूडेनम में फूड इंटर करता है। ठीक है,
एसिटिक काइम, इस समय इसको बोलस ना बोल के एसिटिक काइम कहते हैं इसे, okay? इट इज नॉट बोलस, इट इज द एसिटिक काइम। ठीक है, क्लियर? देख रहे हैं आप? इसमें एसिड मिक्स हो चुका फूड में। द नैरो चैनल लाइक कैविटीज फॉर्म्ड इन द फोल्ड ऑफ इनर सरफेस ऑफ स्टमक, स्टमक का इनर सरफेस पे फोल्ड थे, रूगी कहा था हमने के, उन फोल्ड में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर आपको कुछ धसे हुए कैविटी दिखाई पड़ेंगे। उन कैविटी को देखें, उस जो है लाइन से सीरीज में कैविटी पर होती हैं, उन्हें हम गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं। पिट मतलब होता है अंदर धसा हुआ हिस्सा, ठीक है ना, ओपनिंग। तो क्या कहा हमने, कहा कि ये इसके इनर वॉल के फोल्ड थे, ये फोल्ड है, ये ठीक है, जो अंदर तक धसा हुआ है ये क्या है, ये है आपका गैस्ट्रिक पिट के। द स्टमक ऑफ एन एवरेज मैन हैव 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, देखिए। और ये जो गैस्ट्रिक पिट होते हैं ना बेटा, इनके अंदर ही गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाते हैं। जो गैस्ट्रिक पिट होती है उनकी इपिथेलियल वॉल में जो ग्लैंड पाया, उनकी जो इपिथेलियल वॉल होती है वो ग्लैंड बनाती है, उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं हमके। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इज नथिंग, दे आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक पिट। ये क्या होती है, जो गैस्ट्रिक पिट की जो है वो इपिथेलियल वॉल होती है, वो ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंड के समान काम करती है, सिक्रेशन को रिलीज करती है, और इसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यही वो ग्लैंड होती हैं जो स्टमक के अंदर एसिड, एंजाइम सबको सिक्रेट करने में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आप दिख रहे हैं। तो गैस्ट्रिक पिट, गैस्ट्रिक पिट दिखाई पड़ रहा है आपको, एंड फोल्ड से अंदर धसा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हो म्यूकस सेल होंगी, म्यूकोसा रिलीज करेंगे। देन पैराइटल सेल देख रहे हैं आप यहाँ पे, चीफ सेल देख रहे हैं यहाँ पे, जी सेल देख रहे हैं। अब हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, वेरी वेरी आईएमपी। पहले आप केवल इसका लोकेशन देखिए, इनको ध्यान से देखिए कि आप गैस्ट्रिक पिट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखो बेटा, पिट मतलब छेद, ये पिट वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या हो गया बेटा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। ठीक है, इसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, म्यूकस सेल दिखाई पड़ रही है, पैराइटल सेल दिखाई पड़ रही है, चीफ सेल दिखाई पड़ रही है, और जी सेल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, देखिए, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ देयर सिक्रेशन, वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, according to nature of their secretion, the cells of gastric gland are of 4 type. म्यूकस सेल म्यूकस को रिलीज करती है। ये म्यूकोसा एसिड के इफेक्ट से गैस्ट्रिक इपिथेलियम को बजाता है। जो स्टमक की जो इपिथेलियम होती है, एसिड उसको भी डैमेज तो कर सकता है भाई, एसिड तो एसिड है, किसी को भी डैमेज कर सकता है। तो वो जो म्यूकोसा होता है, थिक म्यूकोसा, वो स्टमक को सुरक्षित करता है, तो म्यूकस को रिलीज करता है। पैराइटल सेल को हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, ये 2021 लिख लीजिए। ठीक है, 2021 पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो रिलीज करता है। ठीक है, और साथ में इंट्रांसिक फैक्टर को रिलीज करता है। इंट्रांसिक फैक्टर जो होते हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। यदि इंट्रांसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 को आप प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंट्रांसिक फैक्टर और HCl को ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल रिलीज करती हैं। फिर जाइमोजेनिक और चीफ सेल जो होती हैं, ये पेप्सिनोजन को और गैस्ट्रिक लाइपेस को रिलीज करती हैं। क्या, ये एंजाइम रिलीज करती हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन का प्रो एंजाइम है, यानी पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है, वो प्रो एंजाइम के फॉर्म में निकलता है। जब एसिड के संपर्क में आएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेस का। फिर जी सेल जो होती है उन्हें हम एंट्रो एंट्राइन सेल बोलते हैं। ये गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करती है, दे रिलीज दी हार्मोन गैस्ट्रिन के, गैस्ट्रिन हार्मोन को ये रिलीज करती हैं। अब हार्मोन का कंट्रोल क्या होता है हम बाद में बात करेंगे इस पे हमके। अभी हमने देखा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक पिट में प्रेजेंट है, और गैस्ट्रिक पिट जो है वो फोल्ड के बीच में गहरे बसे धसे हुए स्ट्रक्चर होते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 तरह की सेल होती हैं। म्यूकस सेल म्यूकस को रिलीज करती हैं, और पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल HCl और इंट्रांसिक फैक्टर को रिलीज करती हैं। जाइमोजेनिक या चीफ सेल, नाम भी याद रखना, दोनों नाम के। चीफ सेल को जाइमोजेनिक सेल बोलते हैं, ये पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक लाइपेस को रिलीज करती है, और जी सेल जो होती है वो गैस्ट्रिन को रिलीज करती है। देखिए ध्यान से, एकदम बेटा अटेंटिव रहिए एकदम, है ना। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, एक बार इमेज को ज्यादा ध्यान से देख लीजिए इसमें। ठीक है, हम बात करते हैं इस पे फिर। ठीक है, देखिए
म्यूकस सेल सरफेस पे होती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। नेक में होती है म्यूकस सेल, नेक म्यूकस सिक्रेट करती है। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल जो होती है एचसीएल और इंट्रांसिक फैक्टर को रिलीज करती है। चीफ सेल जो होती है जाइमोजेनिक सेल होती है, पेप्सिन गैस्ट्रिक लाइपोस को रिलीज करती है। और जी सेल जो होती है वो हार्मोन गैस्ट्रिन को रिलीज करती है। हार्मोन रिलीज करने वाली जो ग्लैंड होती है वो सीधा ब्लड में सिक्रेशन करती है, बाकी का सिक्रेशन डक्ट में होता है, डक्ट के थ्रू होता है। ठीक है ना, क्लियर? देख रहे हैं आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, देख रहे हैं आप, ठीक है बेटा। तो सेल्स क्या काम करती है पता हमको होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ना सरफेस म्यूकस सेल म्यूसिन को, जो कि एल्कलाइन फ्लूइड होता है एक तरह का, ताकि स्टमक जो है वो एसिड के इफेक्ट से बच सके, उसे रिलीज करती है। म्यूकस नेक सेल ये म्यूसिन को जो है वो रिलीज करती है। ठीक है ना, ठीक। पैराइटल सेल जो होती हैं ये एचसीएल इंट्रांसिक फैक्टर को, चीफ सेल पैप्स और लाइपेस को, और जी सेल गैस्ट्रिन को। लिख चुके हैं ना, चलिए ठीक है। अब मैंने कहा ना आपसे जी सेल एंडोक्राइन पार्ट होता है, तो ये क्या करता है बेटा, ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेशन में डालता है। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस सेल, ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल, ये तीनों आपस में मिक्स होते हैं, इन्हें गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है बेटा, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या होता है, तो इसमें होता है म्यूकस होता है इसके अंदर, इसमें एचसीएल होता है, इसमें इंट्रांसिक फैक्टर होता है, इसमें जो है वो पेप्सिनोजन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ठीक है, ये सब जो है, तो मतलब जो सिक्रेशन जो है म्यूकस सेल का है, ऑक्जेंटिक सेल का है, चीफ सेल का है, वो सब मिला के बन जाता है गैस्ट्रिक जूस बन जाता है। आमाशयी रस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, देखिए ये ऐसे मैंने कहा ना गैस्ट्रिक जूस है। अब ध्यान से बात सुनिए, ठीक है। इसका पीएच ये पेल येलो कलर का होता है, पीले से रंग का होता है। इसका पीएच 1 से 3 होता है, पीएच इज इंपॉर्टेंट। हर दिन 2 से 3 लीटर निकलता है। सोचिए आप बोलोगे सर 3 लीटर, अरे भाई वो पूरे समय जब भी आप खाते हो धीमे धीमे रिलीज हो रहा होता है, और के तो पूरे दिन भर में, यदि आप दिन भर में 24 आवर में जोड़ लोगे तो 2 से 3 लीटर के आसपास गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट ए कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव फ्लूइड जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसमें एचसीएल होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, इसमें जो है वो मिनरल्स भी इसके अंदर होते हैं, म्यूकस होता है, वाटर होता है, इंट्रांसिक फैक्टर होता है, और बाइकार्बोनेट भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का ये केमिकल, हमने कहा केमिकल कंपोजिशन की बात करें, वो केमिकल कंपोजिशन देखा हमने यहाँ पे क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, क्लियर? देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक का काम क्या होता है? देखो, नंबर 1 स्टोरेज ऑफ फूड, टेम्पररी फॉर डाइजेशन। देखो पाचन के लिए कुछ समय तक भोजन को होल्ड करता है ये इस पेट, हम बोलते हैं पेट भरा, अभी कुछ नहीं खाएंगे भाई। क्यों कुछ नहीं खाओगे? अभी पेट भरा है सर, अभी हमने लंच करके आए थे, अभी आप फिर से समोसा खिला रहे हो। 2 घंटे के बाद दोगे समोसा तो हम समोसा भी खा लेंगे, सब खा लेंगे, आपका वाला समोसा भी खा लेंगे, पर अभी नहीं खाएंगे, पेट भरा है। क्योंकि 3-4 घंटे जो है वो 4 से 5 घंटे के आसपास फूड जो है वो स्टमक के अंदर रहेगा, और ये धीमे धीमे ये इसको हम ड्यूडेनम में रिलीज करते जाएंगे, और इस दौरान जब फूड वहां रहेगा उसमें एसिड मिक्स करेगा, होगा उसका जो बाहर से बैक्टीरिया आ गए हैं फूड का उनको डिस्ट्रॉय करेगा। वो के फूड को एक प्रकार से कहेंगे कि उसको, हाँ एक प्रकार से हम बोलेंगे फूड को जो है वो माइक्रो फ्री करने का काम होता है स्टमक का। ठीक है, फिर एसिड मिलेगा, उसमें पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एक्टिवेट होगा, पेप्सिन बनेगा, प्रोटीन को पचाने में रोल प्ले करेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीते हैं, तो अब वो दूध के अंदर का जो फैट है, मिल्क फैट है, वो कैसे डाइजेस्ट होगा? गैस्ट्रिक लाइपेज से होगा। रेनिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है ना, फिर केमिकल डाइजेशन, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाने की शुरुआत करता है। मैकेनिकल डाइजेशन, फूड का लिक्विफिकेशन होगा, उसमें जो है गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करेंगे। ठीक है, और उसको जो है वो एसिड काइम में, मैंने कहा ना काइम, पहले देखो जब तक आप ईसोफेगस में से आप फूड को अंदर लेके आए, आपने बोलस बोला, बोलस के बाद क्या बन गया ये स्टमक से काइम, तो ये बोलस इंटर करता है स्टमक में, बोलस स्टमक में इंटर किया। ठीक है, और जो ड्यूडेनम में इंटर करेगा, जो इंटर करेगा कहां पर, जो ड्यूडेनम में इंटर करेगा वो होगा एसिड काइम होगा, वो याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो फूड को गैस्ट्रिक जूस से मिलाना, एसिड में उसको जो है वो जो एसिड कंटेंट को उसमें मिक्स कर देना, ये मैकेनिकल डाइजेशन का पार्ट है। ठीक है ना, मैंने कहा ना मथनी के समान काम करता है। एब्जॉर्प्शन याद रखिए, यानी पानी पीते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टमक से होता है। इलेक्ट्रॉल पिया,
इलेक्ट्रॉल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तब तो नाम इलेक्ट्रॉल है उसका, ठीक है। नींबू पानी पिया, उसमें आपने क्या किया, नमक घोल लिया आपने, थोड़ा नींबू डाल लिया उसमें आपने, सब कहां से रहा है वो, इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकॉन डी मोनोसेक्राइड, स्टमक एब्जॉर्ब कर लिया। एल्कोहल, स्टमक, मतलब जो लोग स्टमक जो है वो एब्जॉर्प्टिव पार्ट होता है एल्कोहल के लिए, मोनोसेक्राइड के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचते हैं, ये स्टमक से ही ब्लड के अंदर चले जाते हैं। एल्कोहल, मोनोसेक्राइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, ठीक है। इन रूमिनेंट्स, ऐसे कैटल जो होते हैं बेटा, जो अपना घास खाते हैं, चरने वाले कैटल होते हैं, रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स हुए, भेड़ हुए, हिरन हुआ, इनमें जो स्टमक होता है ये बेसिकली इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टमक। हमारा स्टमक इनकी तुलना में सिंपल होता है, इनका स्टमक कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं। ये जो भी खाते हैं ना उसको सीधा अपने स्टमक में डाल के स्टोर करते हैं और वहां पर जो है वो स्टोर करते हैं, फिर धीमे से जब क्योंकि देखो ये जो खा रहे हैं उसमें फाइबर अधिक है। ये जो देखो आपको बता दूं मैं कि जो चरने वाले एनिमल जो होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, जो घास खाते हैं, उस घास में न्यूट्रिएंट काफी कम होते हैं, एनर्जी काफी कम होती है, फाइबर अधिक होता है उसके अंदर। तो ये घास खा लिए तो बड़े पैमाने पे खानी पड़ती है, खाने के बाद इन्होंने इसको अपने स्टमक में स्टोर किया, फिर उसके बाद इसको ये धीमे धीमे जुगाली करते हैं, निकालते हैं इसको, फिर चबाते रहते हैं उसको एट के, फिर दोबारा स्टमक में जाता है वो, फिर वहां पे इस पर माइक्रोब काम करते हैं, सेलुलोज को पचाते हैं उसको, तब जाके उससे जो है एनर्जी इनको मिल पाता है। कंपाउंड स्टमक बोलते हैं इसको आप। तो स्टमक जो है वो कॉम्प्लीटेड होता है इसमें, और इनमें 3 एडिशनल चैम्बर हमको देखने मिलते हैं जो हाईली स्पेशलाइज्ड चैम्बर होते हैं, र्यूमेन, ओमोसम और रेटिकुलम। ओमोसम एंड रेटिकुलम, देखिए ध्यान से, देखो र्यूमेन जो भी खाया सबसे पहले यहां इकट्ठा हुआ, ठीक है, देन अदर पार्ट के मैंने कहा आपसे ये अदर पार्ट स्टमक के यहां पे दिखाई, देखो हम एक काम देखो, ये हो गया र्यूमेन, ठीक है, ओमेसम, रेटिकुलम, देन एबोमेसम, ठीक है। तो ये जो है वो इनके वो हिस्से होते हैं, कंपाउंड स्टमक के 4 हिस्से दिखाई पड़ते हैं यहां पे हमको, ठीक है ना, क्लियर। देखिए द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट इज दैट, रूमिनेंट मतलब चरने वाले, ग्रेजिंग एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द स्टमक, इनका रूमिनेंट के स्टमक में 4 कंपार्टमेंट होते हैं। रूमेन प्राइमरी साइट होता है माइक्रोबाइल फर्मेंटेशन का, फूड को स्टोर करने का। रेटिकुलम और ओमेसम जो होता है ये जो जुगाली करते हैं, ये चबा के वापस से फूड को इंटर करते हैं, वो यहां पे आता है और इसको जो है इसमें से वो वोलेटाइल फैटी एसिड को यहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है। और जो वास्तविक स्टमक होता है जो हमारे जैसा होता है वो होता है एबोमेसम। एबोमेसम इज द ट्रू स्टमक के। इसके आगे 3 कंपार्टमेंट लगे होते हैं, वो होते हैं आपके रेटिकुलम, ओमेसम और उसके आगे होता है रूमेन। तो जो जब चरते हैं एनिमल ये, तो जो फूड इकट्ठा करते हैं वो रूमेन में आता है, वहीं पर फर्मेंटेशन भी होता है, फिर इसका रेटिकुलम और ओमेसम में फूड जो है वो चबा हुआ फूड इनका दोबारा री इंटर करता है, ठीक है, जुगाली करने के बाद। द फूड इज फर्स्ट सोलो एज सच, पहले भोजन को ऐसे ही निगल लेते हैं, ठीक है। इट इज देन पल्प्ड एंड फर्मेंटेड इन द स्पेशल चैम्बर ऑफ द स्टमक, फिर स्टमक के स्पेशल चैम्बर में जो रूमेन है वहां पे इसको फर्मेंट किया जाता है। वहां पर जो है वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं, और उनमें से कई बैक्टीरिया जो है वो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो, ठीक है। और देन इसके बाद रीगर्जिटेड मतलब होता है वापस से ये स्टमक से इसोफेगस के थ्रू माउथ में लेके आते हैं, फिर इसको चबाते हैं दोबारा से, बारीक बारीक करते हैं इसको, लिक्विफाई करते हैं इसको वो, और उसको फिर वो और आराम से भैंस बैठ के जुगाली कर रही है, मतलब वो अपना काम कर रही है, वो जो उसने चला था ना उसको वो प्रोसेस कर रही होती है अभी, ठीक है। देखिए हमारा जो स्टमक है वो उसमें केवल एक ही चैम्बर है, तो हमारा सिंपल स्टमक है, मोनोगैस्ट्रिक स्टमक बोलते हैं। जो रूमिनेंट है, जो चरने वाले पशु हैं, उनके अंदर जो है वो क्या है, पॉलीगैस्ट्रिक स्टमक होता है, जो कंपाउंड स्टमक होता है। पॉलीगैस्ट्रिक मतलब एक से अधिक कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, एक अकेला ही चैम्बर है तो मोनोगैस्ट्रिक है वो के। तो कंपाउंड स्टमक क्या होते हैं बेटा, पॉलीगैस्ट्रिक होते हैं, और हमारा क्या है वो मोनोगैस्ट्रिक स्टमक है। इसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं, नो कंपार्टमेंट, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए, जो कंपाउंड स्टमक होता है वहां पर माइक्रोबायल डाइजेशन देखने जाता है, माइक्रोब की हेल्प से द डाइजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलोज को पचाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये घास खा सकते हैं, पर हम घास नहीं खा सकते क्योंकि हम उसको पचा नहीं सकते, ठीक है। मोनोगैस्ट्रिक में एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, कैन सिंथेसिस प्रोटीन, क्या
यहां पे चूंकि माइक्रोब होते हैं और माइक्रोब जो है वो फूड को प्रोसेस करने के दौरान प्रोटीन को बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। यहां पर प्रोटीन नहीं बन, बाहर से प्रोटीन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्योंकि इसमें फूड जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक लंबे डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहां पे शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। ये अधिक फाइबर खा सकते हैं क्योंकि उस फाइबर को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये फाइबर को अधिक नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये फाइबर को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। हमारे लिए फाइबर केवल इस प्रकार काम करता है कि वो फूड को इंटेस्टाइन में जमने से रोकता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन होने से रोकता है। वी नीड टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोटीन, हमें जो है वो नो नीड टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोटीन। ये जो कैटल्स होते हैं उन्हें अलग से प्रोटीन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि उनके स्टमक में जो माइक्रोब होते हैं वो फूड को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोटीन के लिए, क्या, जबकि हमें जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। ये विटामिन B12 को माइक्रोब की हेल्प से बढ़ा सकते हैं। विटामिन बी को हमारे अंदर विटामिन बी जो बनता है बहुत कम अमाउंट में बनता है, जो कि सब ऑप्टिमल अमाउंट है, ठीक है। इस स्टमक का पीएच 4 से 7 होता है, हमारे का पीएच जो है वो 3.2 है। 1 से 3 मैंने कहा ना आपसे, जनरली होता है, तो 3.2 से 4 हमने सारे एनिमल मिला के बोल दिया यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। यहां पर जो पॉलीगैस्ट्रिक स्टमक में भोजन को पचने में 4 से 7 दिन का वक्त लगता है, ठीक है, जबकि हमारे में 12 घंटे के अंदर पूरा फूड जो है वो पच जाता है, ठीक है। यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी, सोचिए अब इंटरेस्टिंग के जो वोलेटाइल जो एसिड निकल रहा है ना जो फूड के फर्मेंटेशन से पिट के, तो जो कैटल्स होते हैं उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी है प्रोपाइनिक एसिड, जबकि हमारे अंदर क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को स्टमक अंदर लेगा और हमारी सेल उसको यूज करेगी। यहां पर प्रोपाइनिक एसिड के फॉर्म में उसको अंदर लेंगे और उसका फिर सेल जो है वो इस्तेमाल करेगी, है ना इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। कभी सोचा ही नहीं हमने कि कैटल्स के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है, ठीक है। चलिए आज इसमें इतना ही करेंगे, तो आज क्या देखा हमने, आज हमने कौन कौन से हिस्से देखे, आज हमने इसोफेगस देखा, हमने स्टमक को कंप्लीट पढ़ा हमने। अब अगला हिस्सा क्या पढ़ना है हमको, हमें देखो मैंने पहले भी कहा है हम बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और हर जगह पे हम उसका पूरा सिग्निफिकेंस, पूरा हिस्सा समझ रहे हैं कि वो कैसे काम करता है, कैसा दिखाई पड़ता है उठ के। इससे क्या होगा कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको जो है वो चीजें एकदम आसान रहेंगी। मैं कह रहा हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक भी क्वेश्चन, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे, आप फोड़ के आएंगे, आप समझ गए। इस लेवल का हमें पढ़ना है और ऐसी मेहनत करनी बेटा हमको, ठीक है ना। तो वो जो शुरू में जो कविता सुनाई थी ना वो याद रखना, समझ गए, ठीक है। इस बार आपका वैलेंटाइन, आपका इस बार जो है पहला प्रेम जो है आपका, वो है आपके लक्ष्य के साथ, आपकी मंजिल के साथ, समझ गए। मैं प्रेम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं प्रेम की टाइमिंग के खिलाफ हूं। I am not against any kind of love, any kind of affection, any kind of relationship. I am not against that. के आप मुझे नहीं तो बोलेंगे सर तो जो है बुढ़ा गए हैं, ऐसी बातें करते हैं ज्ञान वाली। तो मैं लव, रिलेशनशिप, प्रेम उसके अगेंस्ट नहीं हूं। आई एम अगेंस्ट द टाइमिंग। सही समय पर सही काम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। गलत समय पर सही काम भी करेंगे ना तो आप सफलता में बाधा खड़ी करेंगे, समझ गए। प्रेम एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही बड़े मायने हैं इसके, वो हल्का नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए बाधा नहीं बनना चाहिए, आपके लिए प्रोग्रेस का रास्ता बनना चाहिए, समझ गए। वॉट इज दी मीन, यदि कोई पूछता क्या है प्रेम, तो मैं बोलता हूं इट इज एक्चुअली दी फीलिंग ऑफ केयर, फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप, कि हमें साथ रहना है, हमें जो है वो एक दूसरे को महसूस करना है। हमें इसका संबंध जो है वो लस्ट से बिल्कुल भी नहीं है, इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से है। क्योंकि जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो थोड़े समय का होता है, खत्म हो जाता है। जो मेंटल अट्रैक्शन है वो बहुत लंबा चलता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। मेरी मैरिज को कई साल हो चुके हैं, मतलब एक जमाना था भी, हम भी जो है प्रेम सब के सारा कुछ करके हमारा मैरिज हुआ था, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो मानसिक कनेक्शन जो है, आज भी बोलता हूं बैठो, बैठ के बात करते हैं हम लोग, अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। आई लाइक हर कंपनी, मुझे उसकी कंपनी पसंद है, डिस्कशन करना पसंद है।
हमें तीसरे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तीसरे किसी के यहाँ आके बैठ जाए। हम लोग बोलते हैं भी छुट्टी है तो किसी के आगे बैठो बात करो, हम कहते हैं हम दोनों को बात करने का वक्त नहीं मिलता, हम दोनों ही बात करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ये मैं क्यों बतला रहा हूं, क्योंकि हम लोग बहुत ही गलत गलत मतलब निकालने लगे चीजों के। हम संबंधों को इतना हल्का कर दिया हमने, कह रहे लिंक अप ना ब्रेकअप, हुकअप्स, भगवान जाने क्या क्या वर्ड खोज निकाले आप लोगों ने, आपकी जनरेशन ने। टाइमिंग का ध्यान रखिए। नथिंग इज प्रोहिबिटेड, वेट टिल टाइम परमिट्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.